हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे ही होंगे। बिना टाइम वेस्ट करे आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी मधुमिता शुक्ला की है। ये कहानी करीब 20 साल पुरानी है। कहानी क्या कहें, एक हत्याकांड, एक दुख भरा हत्याकांड। इस वीडियो में कुछ सीन ऐसे हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं, तो कमजोर दिल वाले ये वीडियो ना देखें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा बाहुबली नेताओं का दबदबा रहा है। अपने रसूख के दम पर ये माननीय चुनावी बयार का रुख अपनी तरफ मोड़ देते हैं। पूर्वांचल के ऐसे ही एक कदावर नेता हुआ करते थे, अमरमणि त्रिपाठी। पूर्वांचल के डॉन कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी के राजनीतिक वारिस रहे अमरमणि का जलवा कुछ ऐसा था कि सरकार चाहे भाजपा की हो या सपा की हो, वे हर कैबिनेट का जरूर हिस्सा हुआ करते थे। लगातार 6 बार विधायक रहे अमरमणि त्रिपाठी उन चुनिंदा नेताओं में शामिल है जिन्होंने जेल में रहते हुए भी जीत हासिल की है। अमरमणि आज भी गोरखपुर जेल में सलाखों के पीछे है और अपनी गुनाहों की सजा काट रहे हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि इतना रसूख वाला दबंग नेता आखिरकार जेल गया कैसे। वैसे तो अमरमणि का अपराध की दुनिया से हमेशा नाता रहा है, लेकिन 20 साल पहले एक ऐसी बड़ी घटना हो गई थी जिसने इस बाहुबली का पूरा राजनीतिक करियर चौपट कर दिया। दरअसल 9 मई 2003 को राजधानी लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता शुक्ला नाम की 24 वर्षीय कवियत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम हुआ तो यह पता चला कि मधुमिता प्रेग्नेंट थी। डीएनए जांच से पता चला कि कवियत्री के पेट में पल रहा बच्चा अमरमणि त्रिपाठी का है। इस घटना से यूपी के सियासी हलके में भूचाल आ गया था। मधुमिता की हत्या का आरोप अमरमणि पर लगा था और इस पूरी साजिश में उनकी पत्नी मधुमणि भी शामिल थी। 6 महीने के भीतर ही देहरादून फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अमरमणि और मधुमणि समेत 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। पर यह सब कैसे हुआ, चलो आगे हम कहानी में जानते हैं। बताते हैं कि मधुमिता शुक्ला उन दिनों वीर रस की एक फेमस कवियत्री हुआ करती थी। लखीमपुर खीरी की रहने वाली मधुमिता 16-17 साल की उम्र से ही बेहद चर्चित हो गई थी। वह अपनी कविताओं में देश के प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े नेताओं को निशाने पर रखती थी। अपने तेज तर्रार अंदाज से मशहूर हुई मधुमिता शुक्ला हिंदी कवि सम्मेलनों की शान बन गई। प्रसिद्धि बनने पर उनको राजनीति में इंटरेस्ट आने लगा था। अब यहाँ उनकी जिंदगी में अमरमणि त्रिपाठी की एंट्री होती है। दोनों में नजदीकियां बढ़ती है और शादीशुदा अमरमणि अपना दिल हार बैठते हैं। मधुमिता का नाम उस दौर में कई और बड़े लोगों के साथ जुड़ा। वह एक स्टार कवियत्री बन गई थी। उसका कद इतना बढ़ गया था कि बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में उसकी मर्जी चलने लगी। सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन अचानक उसकी हत्या हो जाती है, जो पूर्वांचल के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी के पतन का कारण बन गई। बताया जाता है कि मधुमिता की कविताओं को सुनने के लिए अमरमणि की मां के साथ उनकी दोनों बेटियां भी जाती थी। धीरे धीरे दोनों बेटियों से मधुमिता की दोस्ती होगी। घर में आने जाने की वजह से पत्नी से भी संपर्क बढ़ गया था। इसी दौरान मधुमिता और अमरमणि के बीच इश्क परवान चढ़ गया। पहले तो केस सीबीसीआईडी को दिया गया। इसके बाद ओपोजिशन की सरकार ने मायावती पर प्रेशर बनाया कि केस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक प्रेशर के चलते एक तो मायावती सरकार ने अमरमणि को अपनी सरकार से निकाल दिया, दूसरे केस को सीबीआई के हाथों सौंप दिया। अमरमणि ने केस को प्रभावित करने की बहुत कोशिश की। सीबीआई ने अपनी जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट दाखिल की। उन्होंने अमरमणि, उनकी पत्नी मधुमणि, भतीजा रोहित चतुर्वेदी समेत 2 शूटर संतोष राय और प्रकाश पांडे को आरोपी बनाया। देहरादून फास्ट ट्रैक ने तेजी से इस मामले को निपटाया और प्रकाश पांडे को छोड़कर सभी लोगों को दोषी करार दिया गया। सबको उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन प्रकाश पांडे को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया। बाद में मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने 2007 में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा, पर प्रकाश पांडे को भी उम्र कैद की सजा सुनाई। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता अकेली रहती थी। साथ में उनका नौकर देशराज भी रहता था। उस समय देशराज करीब 12 साल का था। देशराज के कहे मुताबिक घटना वाले दिन शूटर संतोष राय और प्रकाश पांडे मधुमिता के घर सुबह के वक्त पहुंचे थे। वह बताता है कि वह दरवाजा खोलता है और मधुमिता के कहने पर उन दोनों को अंदर आने देता है।
वह मधुमिता के साथ एक कमरे में बैठकर बात करने लग जाते हैं। मधुमिता देशराज को चाय बनाने की बोलती है और वह किचन में चला जाता है। वह चाय बना ही रहा होता है कि उसे एक गोली की आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि उसकी किचन का दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। देशराज काफी देर तक किसी के आने का वेट करता है, पर जब काफी समय तक कोई नहीं आता तो देशराज खुद ही एक कुर्सी लगाकर रोशनदान में से देखने की कोशिश करता है। उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता, तो वो कोशिश करता है कि रोशनदान से निकल के वो बाहर चला जाए। वह अपनी कोशिश में कामयाब हो जाता है और मधुमिता को ढूंढता है। देशराज जब कमरे में पहुंचता है तो वह देखता है कि मधुमिता लहूलुहान हालत में दीवार से सटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसे दीवार से सटाकर बिठाया गया है। संतोष राय और प्रकाश पांडे वहां से रफू चक्कर हो गए थे। नौकर देशराज के बयान को अहम मानते हुए सीबीआई ने अपनी जांच आगे बढ़ाई और अमरमणि तक कड़ियां जुड़ती चली गई। अमरमणि त्रिपाठी के कारनामों की बात करें और साल 2001 के उस वाक्य का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल उस समय यूपी में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी। इस समय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अमरमणि उनकी सरकार में मंत्री थे। उस दौरान बस्ती जिले के एक बड़े कारोबारी के 15 साल के बेटे की किडनैपिंग हो जाती है। इतने बड़े कारोबारी के बेटे का किडनैप होने की वजह से बहुत हो हल्ला मचता है और आनन फानन में पुलिस उनके बेटे को ढूंढ निकालती है। पूरे मामले की जब जांच हुई तो पता चला अपहरणकर्ताओं ने राहुल को अमरमणि के बंगले में छिपा रखा था। इस घटना को लेकर बीजेपी सरकार की जमकर किरकिरी हुई और अमरमणि त्रिपाठी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। और यही नहीं, अमरमणि त्रिपाठी ने 2007 में जेल के भीतर से चुनाव लड़ा, पर इस बार वह लक्ष्मीपुर सीट से उतरे और जीत हासिल की। हालांकि हाईकोर्ट से सजा मिलने के बाद अमरमणि की राजनीतिक सक्रियता धीरे धीरे कम होने लगी और अब पूरी तरह खत्म हो गई है। अब उनके बेटे अमरमणि त्रिपाठी नौतनवा सीट से विधायक बने हैं। अपने पिता की तरह अमरमणि त्रिपाठी का भी दामन दागदार ही रहा है। 2015 में उन पर भी अपनी पत्नी सारा सिंह की हत्या करने का आरोप लगा था। आगरा में हुए कार हादसे में सारा की मौत हो जाती है, जबकि अमरमणि त्रिपाठी को मामूली खरोंचे आती है। वह कार में उनके साथ ही थे। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है। इस स्टोरी में कुछ हिडन फैक्ट्स भी हैं। कुछ एजेंसियों के अनुसार तो 9 मई 2003 को मधुमिता लखनऊ में जिस फ्लैट में मारी गई थी, वहां घटना स्थल से उनका लिखा हुआ लेकिन बिना किसी तारीख का एक पत्र भी मिला था, जिससे उनकी मौत के बारे में सुराग मिलने में आसानी हुई थी। उस पत्र में लिखा था, 4 महीने से मैं मां बनने का सपना देखती रही हूं। तुम इस बच्चे को स्वीकार करने से इनकार कर सकते हो, लेकिन एक मां के रूप में मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या मैं महीनों तक इस बच्चे को अपनी कोख में रखने के बाद इसकी हत्या कर दूं? क्या तुम्हें मेरे दर्द का अंदाजा नहीं है? तुमने मुझे सिर्फ एक उपभोग की वस्तु समझा। मधुमिता शुक्ला ने इस पत्र में जिस व्यक्ति को संबोधित किया था वह अमरमणि त्रिपाठी थे। सूत्र बताते हैं कि मधुमिता ने पहले भी 2 बार गर्भपात करवाया था और उस पर इसका भी गर्भपात करवाने का प्रेशर बनाया जा रहा था। अमरमणि को अपनी छवि खराब होने का डर था और उनकी पत्नी मधुमणि को यह डर था कि कभी दबाव में आकर अमरमणि मधुमिता से शादी न कर ले। तो बताते हैं उनकी पत्नी ने ही रोहित के साथ मिलकर यह प्लान बनाया था। मधुमिता के केस के लिए आज तक भी उनकी छोटी बहन निधि शुक्ला लड़ रही हैं। 20 साल पुराने हत्याकांड में मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अमरमणि पर बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं। वह बताती है कि अमरमणि की सजा माफी के लिए कई सारी साजिशें की जा रही हैं। मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को अब रिहा करवाने की साजिशें की जा रही है। निधि ने बताया कि आरटीआई द्वारा मांगी गई सूचना से पता चला है कि 2012 से 2023 आ गया, लेकिन अभी तक हरिद्वार का कैदी हरिद्वार गया ही नहीं है, बल्कि अमरमणि त्रिपाठी करीब 60% समय गोरखपुर के बाबा राघव दास के मेडिकल कॉलेज में बिताते हैं। उनकी पत्नी और वो कोई बीमारी का ढोंग करके वहां रहते हैं।
पिछले 12 वर्षों से कमरा नंबर 15-16 में वह रह रहे हैं। इसके बावजूद गोरखपुर के जेल में उनके आचरण की रिपोर्ट उत्तराखंड भेजी जा रही है। वह अब भी काफी प्रयास कर रही है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और बहुत सारे न्यूज चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन करके इसका सच जानने की भी कोशिश की है और यह बात कई हद तक सच भी है, क्योंकि आज भी उनके पास कुछ बंदे बाहर से आते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, उनको अभी भी नेता का दर्जा देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।